हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ते हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन अर्थात विकिरणों की द्विक प्रकृति। तो विकिरणों से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विकिरणों का मतलब है किरणें, और अलग अलग तरह की किरणें हैं तो उनको हमने नाम दे दिया विकिरण। ठीक है, तो किरणें जो होती हैं वो ऊर्जा का एक विशिष्ट रूप होती हैं। लिखा भी है प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट रूप है। और ये पाया गया कि ये जो प्रकाशीय ऊर्जा होती हैं ये दोनों की तरह व्यवहार करती हैं, एक तो तरंग की तरह और दूसरे कण की तरह व्यवहार करती हैं। तो ये कैसे निकला कि प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करती हैं, या हम कहेंगे कि किरणें जो हैं तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करती हैं। ऐसा पाया गया कि परावर्तन जो आपका प्रक्रम है या विवर्तन जो प्रक्रम है, परावर्तन का मतलब जैसे आप अपनी इमेज देखते हैं शीशे में, और विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का एक माध्यम, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, जैसे आप जल में देखते हैं कोई चीज़ें। तो इन गुणों ने, परावर्तन और विवर्तन जैसे गुणों ने ये प्रदर्शित किया कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाशीय किरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग की भांति होती है, वेब की भांति होती है। तरंग यानी वेब की भांति होती है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ ब्लैक बॉडी विकिरण, ब्लैक बॉडी विकिरण एक फेनोमेना है जिसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि काली जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, पूरा का पूरा किरणों को, प्रकाश की पूरी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और तुरंत गर्म हो जाती हैं। उसी को कहा जाता है ब्लैक बॉडी विकिरण। ठीक है, और फिर वो उतना ही, जितना उन्होंने अधिशोषित किया उतना ही वो क्या करती हैं, उत्सर्जित भी करती हैं। तो ब्लैक चीज़ें आपने देखी होगी, काले रंग की चीज़ें आपने देखी होगी कि तुरंत गर्म हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, पूरी की पूरी किरणों का एब्जॉर्प्शन करके, अवशोषण करके उतनी ही, फिर उतना ही उत्सर्जन भी करती हैं। और दूसरी जो फेनोमेना है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। मे बी कि इस चैप्टर में आप लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसका मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें जब किसी धातु की सतह पर पड़ती हैं तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती हैं, इतना पावर होता है उनमें। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो एक ब्लैक बॉडी विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये ऐसे गुण थे जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश में कण प्रकृति भी पाई जाती है। तो ये जो पूरा आप लोगों ने अभी पढ़ा, इसमें दो चीजें सामने आई कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो दो तरह से व्यवहार करती हैं। एक तो वो तरंग की भांति व्यवहार करती हैं और दूसरा वो कण की भांति व्यवहार करती हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब पूरा जितना बताया उसका मतलब यही था कि प्रकाशीय किरणें जो हैं वो तरंग और कण दोनों की भांति ही व्यवहार करती हैं। अब प्लैंक जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो एक सिंपल बीम नहीं होती है, यानी एक सिंपल लाइट नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या होते हैं, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में वो उत्सर्जित होती हैं। ऊर्जा के, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो एक्चुअल में पैकेट के रूप में उत्सर्जित होती है। किसी भी चीज़ का जैसे पैकेट होता है ना एक साथ, तो ऐसे ही वो पैकेट के रूप में उत्सर्जित होती है। और इन ऊर्जा के पैकेटों को, यानी प्रकाश की ऊर्जा जो है वो पैकेट्स में उत्सर्जित होती है, और इन पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा के इन पैकेटों को क्या कहते हैं, क्वांटा या फिर फोटॉन्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्रकाश या ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं या फिर फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स का मतलब होता है प्रकाश से आने वाली जो रेडिएशंस एनर्जी हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें कि एक क्वांटम की जो ऊर्जा है, प्लैंक ने क्या कहा कि एक क्वांटम की जो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम ई से लिखेंगे, ई का मतलब होता है एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि एक क्वांटा की जो ऊर्जा है उसको हम किस समीकरण से व्यक्त करते हैं, ई बराबर एच न्यू। लिखा है ना यहाँ पर, ई इज इक्वल टू एच न्यू। देखो यहाँ पे ई तो ऊर्जा है आपकी, और v क्या, ये जो जिसको जो v है थोड़ा सा बेंड हो रखा v,
उसको मैं न्यू पढ़ रही हूँ, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति। ये आपने कल भी पढ़ा था, मैंने कहा था कि ये v नहीं है, ये न्यू है, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति, इसका मतलब होता है आवृत्ति। और h जो है वो एक स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं प्लैंक स्थिरांक, और इसकी वैल्यू h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, h की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, फिक्स वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो प्लैंक ने तो एनर्जी के लिए यानी उन क्वांटास की एनर्जी के लिए ये वाला समीकरण दिया, E बराबर एच न्यू। अब वहीं पे आइंस्टीन ने भी एक समीकरण दिया, आइंस्टीन ने समीकरण दिया कि ये ऊर्जा जो होती है ये किसके बराबर होती है, mc² के बराबर होती है। अब यहाँ पे E का मतलब तो ऊर्जा ही है, लेकिन m क्या है, m द्रव्यमान है, और c है आपका प्रकाश का वेग। ऐसा जो है आइंस्टीन ने हमें समीकरण दिया। तो यहाँ पे दो समीकरण ऊर्जा को लेके आपके पास हैं, E = h न्यू जो कि प्लैंक ने दिया, और E बराबर mc² जो कि आइंस्टीन ने दिया। क्लियर? ठीक है, अब यहीं से जो हमने ये पढ़ा कि विकिरणों में द्वैत प्रकृति होती है, यानी जो किरणें होती हैं, प्रकाशीय किरणें होती हैं, वो दो तरह से व्यवहार करती हैं। यहीं से कुछ और चीज़ें निकल के सामने आई। ठीक है, क्या चीज़ें निकल के सामने आई, ये थर्ड उसमें ये नेक्स्ट उसमें है, देखिए लिखा है मैंने, प्रकाश की द्वैत पदार्थ की द्विक प्रकृति, नॉट प्रकाश। तो जो हमने अभी तक पढ़ा कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति से क्या सामने बात आई कि पदार्थ में भी, किसी भी पदार्थ भी दो तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, लुई डे ब्रोगली। इन्होंने 1924 में सुझाव दिया कि जैसे विकिरणों की द्विक प्रकृति होती है, अभी पहले आपने पढ़ा था, जैसे विकिरणों की द्विक प्रकृति होती है, वैसे कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है या बड़े आकार का कण है, कोई सा भी कण कोई सा भी हो, वो दो प्रकार की, यानी पदार्थ में भी दो प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है। एक तो कण प्रकृति और दूसरी तरंग प्रकृति, जैसे आपने अभी विकिरणों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहीं से जो आपके डे ब्रोगली थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे क्या कहा जाता है, डे ब्रोगली समीकरण। यानी जो आपकी दो इक्वेशंस हैं, जो विकिरणों की द्वैत प्रकृति थी, डे ब्रोगली ने वही समीकरण किस पे लागू किया, पदार्थ पे भी लागू किया। अब पदार्थ पे लागू किया, आपको पता है कि पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ की मूल इकाई क्या होती है, परमाणु। और परमाणु किन चीज़ों का संगठन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। बच्चों मैं यहाँ पे एक बात दोहराऊंगी कि फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि परमाणु जो है वो विभाज्य है, तो उसका मतलब आप गलत ये मत लीजिएगा कि परमाणु को अलग अलग खंडों में तोड़ा जा सकता है, नहीं। कहने का मतलब है कि परमाणु तो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ही, लेकिन ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ठीक है, आगे बात करते हैं डे ब्रोगली समीकरण पे। अब देखिए, इस समीकरण की व्युत्पत्ति जो है ये इम्पॉर्टेंट है और ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो धीरे धीरे आप इसमें साथ साथ मेरे साथ साथ बढ़ते जाएंगे। देखिए लिखा है सबसे पहले प्लैंक के अनुसार, क्योंकि ड्राइव यहीं से हुआ है, E = h न्यू। h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू आपका जो है वेग की आवृत्ति है या प्रकाश की आवृत्ति है। आइंस्टीन के अनुसार E = mc² है। तो यहाँ पे m क्या था, फोटोन का द्रव्यमान, क्योंकि हमने तो ये फोटोन के बारे में पढ़ा ना, क्वांटा के बारे में पढ़ा, और c क्या था, प्रकाश का वेग था। अब इन दोनों, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये हमें एनर्जी के बारे में बताती हैं, यानी ऊर्जा के बारे में बताती हैं। तो ई से तुम लोग कैंसिल कर लो, ई तुम कैंसिल कर दो और देखो कि समीकरण और एक और दो को हम जब देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई से कैंसिल कर दो तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा h न्यू बराबर mc²। ठीक है, क्योंकि ई तो एक जैसी चीज़ें हैं, कैंसिल हो जाएंगी ये टर्म। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे न्यू जो है इसका मतलब जो कि आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर कितना होता है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है वेग बटा तरंग दैर्घ्य। अब वेग तो हम c से लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना हमने, वेग, प्रकाश का वेग हमने c से लिखा है, और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं। तो ये वैल्यू यानी c बटा जो लैम्डा है ये हम
इस न्यू की जगह रख देंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे h तो है ही और न्यू की जगह रख दो c बटा लैम्डा बराबर mc²। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देखिए अब c से c, इधर एक तरफ c है और इधर 2 c हैं, लिखा भी है मैंने, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m गुणा आगे c। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए, यानी लैम्डा को किधर ले आइए, दाईं तरफ ले आइए। ठीक है, लैम्डा जो है दाईं तरफ ला दिया है। h बराबर कितना हो गया, mc गुणा आगे लैम्डा, यानी m गुणा आगे c गुणा आगे लैम्डा। और लैम्डा बराबर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा h बटा mc। ये तो सिंपल बेटा जैसा होता ही है वैसा ही है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में चली जाती है, तो लैम्डा बराबर mc यहाँ गुणा में है, तो अब h के बटा कितना हो जाएगा, mc हो जाएगा। ये थर्ड जो इक्वेशन है, इस समीकरण, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई, ये एक फोटोन के लिए प्राप्त किया गया। ठीक है, लेकिन डे ब्रॉगली ने तो यही चीज़ें किस पे लागू की थी, पदार्थ के कणों पर लागू की थी। उन्होंने सेम चीज़ें फोटोन की जगह किस पे लागू की, पदार्थ पे लागू की। तो लेकिन पदार्थ के लिए 2 चीज़ें तो सही हैं, यानी किसी भी पदार्थ का जो है वो तरंग दैर्घ्य भी होगी, यानी लैम्डा तो होगा ही, h भी होगा प्लैंक कांस्टेंट क्योंकि ये फिक्स है, m द्रव्यमान है वो भी होगा, लेकिन c जो है ये यहाँ पे प्रकाश का वेग था, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वहीं पे इसके लिए क्या लिखा गया है कि यदि किसी पदार्थ कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, c को, जो c होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो उसके लिए फिक्स है, लेकिन जो पदार्थ का वेग होता है उसको हम छोटे v से लिखते हैं। ठीक है, जिसे वेलोसिटी भी कहते हैं, तो छोटे v से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम c के बदले अब क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो लिखा भी है कि यदि किसी पदार्थ कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो उस कण के लिए समीकरण 3 को हम कैसे लिखेंगे। भैया ये मत सोचना कि ये समीकरण अलग है, समीकरण 3 को थोड़ा सा, हम समीकरण जो पहली वाली है वो तो फोटॉन्स के लिए है, लेकिन अगर हम वही चीज़ें पदार्थ के लिए निकालेंगे तो वो चेंज होके क्या हो जाएगी, लैम्डा बराबर h बटा m गुणा गे v, यानी c की जगह हमने यहाँ क्या लिख लिया, v लिख लिया। इसी समीकरण को कहते हैं डे ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पहली समीकरण, जो तीसरी समीकरण मैंने यहाँ लिखी है, ये फोटॉन्स के लिए है, और जहाँ मैंने लिखा है कि इस समीकरण को डे ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है, ये पदार्थ के लिए है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे जो है द्रव्यमान m है, m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, और वेग क्या है, v, वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, किसके लिए, पदार्थ के लिए। इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको कहा जाता है मोमेंटम, यानी संवेग। ये मैंने कल भी बताया था बच्चों आपको। ठीक है, मैंने कहा था मास गुणागे, द्रव्यमान गुणागे जो वेग होता है उसको हम कहते हैं संवेग, जिसको p से लिखा जाता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोमेंटम। तो m गुणागे v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p। तो अब हमारी जो समीकरण 3 थी वो बदल कर क्या हो गई, लैम्डा बराबर h बटा p। याद रखिए यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, बराबर h क्या है, h आपका प्लैंक नियतांक है, और p आपका क्या है, संवेग है। और संवेग जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गए वेग। ये पूरा जो है ये आपका क्या है, डे ब्रॉगली समीकरण है। ये लिखा भी है, यह समीकरण डे ब्रॉगली समीकरण का एक विशिष्ट रूप है। तो मैं आपको कंफर्म कह रही हूँ कि ये जो डे ब्रॉगली समीकरण है ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, सिंपल। ठीक है, तो आप लोग जो है आज के वीडियो में मैं यहीं तक आपको बताती हूँ, कल कुछ और बताएंगे। ओके बच्चों, बाय।